नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन। तो देखिए साझेदारी का विघटन क्या होता है और किस तरीके से हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स करते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स कि पार्टनर्स के रिलेशन यहाँ पे चेंज होते हैं एंड फर्म कंटिन्यू अपना बिजनेस करती है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में देखा, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, completion of the venture if partnership is formed, expiry of the specific time period। लेकिन अब जब हम यहाँ पे डिसॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है उसे हम पहले जानेंगे। डिसॉल्यूशन अगर पार्टनरशिप फर्म का होता है तो बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के ये डिसॉल्यूशन होता है और डिसॉल्यूशन होने के कई कारण हो सकते हैं। या तो सारे पार्टनर्स आपस में मिलके ये डिसाइड करते हैं कि वो फर्म को डिसॉल्व करते हैं, या फिर उनके बीच में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करते हैं। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, कंपल्सरी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फर्म डिसॉल्व होती है जब सारे पार्टनर या उनमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए इनकम्पिटेंट हो जाता है, यानी कि वो कैपेबल नहीं है फर्म में कंटिन्यू करने के लिए, या फिर बिजनेस इलीगल हो जाता है। ऐसा इवेंट होता है या ऐसी सिचुएशन आती है कि जो भी पार्टनर्स कैरी ऑन कर रहे हैं अपना बिजनेस, उनका जो वर्क है वो इलीगल है। थर्ड जो टाइप है वो है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसीज। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पार्टनर्स के बीच में जिनके कारण भी डिसॉल्यूशन होता है। अगर उन्होंने एक फिक्स टर्म के लिए बिजनेस किया है तो उस टर्म की एक्सपायरी पीरियड के बाद उनका बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली, अगर उन्होंने एक या एक से ज़्यादा वेंचर करने के लिए, काम करने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की थी एंड वो वेंचर कंप्लीट हो जाता है, वो वर्क कंप्लीट हो जाता है, तब भी उनका फर्म डिसॉल्व होता है। थर्ड, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन केस दो ही पार्टनर है और एक पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो फर्म डिसॉल्व होता है बाय एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो इस केस में भी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट जो है फोर्थ है वो है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर नोटिस देता है राइटिंग में दूसरे पार्टनर्स को और उसका इंटेंशन होता है कि वो अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता और साथ ही साथ वो फर्म में डिसॉल्यूशन चाहता है, सो बाय गिविंग नोटिस ऑल्सो फर्म में गेट डिसॉल्व्ड। नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को ऑर्डर देती है। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में फर्म जो है वो डिसॉल्व होती है। जब सारे पार्टनर्स या कोई भी एक पार्टनर्स दे बिकेम इनसेन, व्हेन पार्टनर्स बिकेम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर, या फिर पार्टनर जो है उसको ही फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट which is likely to adversely affect the business of the firm, and ये किसी भी कंडीशंस में कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है पार्टनरशिप फर्म को और फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब हम देखेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में क्या डिफरेंस है। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस जो है वो ख़त्म नहीं होता, बिजनेस वाइंड अप नहीं होता, बट अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस बंद हो जाता है। जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लेके सेटलमेंट होता है उसके लिए डिसॉल्यूशन जब पार्टनरशिप का होता है तो एक नई बैलेंस शीट बनाई जाती है, जबकि फर्म के डिसॉल्यूशन होने पर एसेट्स को बेच दिया जाता है और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया जाता है। कोर्ट जो है वो पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन में इंटरफेयर नहीं करता है, बिकॉज पार्टनरशिप जो डिसॉल्व होती है आपस में उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट में डिसॉल्व हो जाती है, जबकि फर्म डिसॉल्व होती है कोर्ट के ऑर्डर से।
जो रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का वो कंटिन्यू होता रहता है, इवन इफ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के बाद भी उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रहता है, बट उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में एंड हो जाता है जैसे ही फर्म डिसॉल्व होती है। बुक्स जो है बिजनेस की वो क्लोज नहीं होती है, बिकॉज बिजनेस जो है वो टर्मिनेट हुआ है, पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हुई है, बट एक न्यू एग्रीमेंट उनके बीच में बना है। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो सारे अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। And lastly, other dissolution, it may or may not involve dissolution of the firm. जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्म डिसॉल्व होगी, बट अगर फर्म का डिसॉल्यूशन होता है देन पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है। हम अब ये देखेंगे कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो किस तरीके से जो अकाउंट्स होते हैं उनका सेटलमेंट किया जाता है। तो जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, यहाँ पे हम प्रोसेस को जानेंगे और पार्टनर्स जो होते हैं किस तरीके से पे ऑफ करते हैं अपनी लायबिलिटीज़ को, कैसे वो अपने एसेट्स को सोल्ड करते हैं और कौन से वो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं एक्सक्लूडिंग कैश एंड द फिक्टिशियस एसेट्स, बाकी सारे एसेट्स जो हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं एट देयर बुक वैल्यू। और ये ध्यान देने की बात है कि सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो अपनी ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो हैं उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सेम थिंग जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए अप्लाई होती है। फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो बुक वैल्यू पर डेबिट साइड ट्रांसफ़र किए जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के, एंड जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है उसे क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आपकी जो जर्नल एंट्री यहाँ पे होगी वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आप एक एक एसेट्स को इंडिविजुअली वहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आप फॉलो करेंगे वो है ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटीज़। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग प्रोविजंस अगर कोई है तो उनको भी क्लोज करना है और उसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है। इसकी जर्नल एंट्री होगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड है फॉर सेल ऑफ एसेट्स। आपको फर्म को क्लोज करना है, उसके लिए लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है, तो एसेट्स जितने भी रहेंगे उनकी जो भी वैल्यू उसको सेल करने से मिलती है तो उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिकॉज आपने जितने भी एसेट्स हैं उनको रियलाइजेशन में डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया है तो आपका अब क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। सपोज कोई एसेट अगर पार्टनर टेक ओवर करता है तो आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अगर लायबिलिटीज़ पे ऑफ की जा रही हैं, लायबिलिटीज़ को आपने क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है और अगर उनको पे किया जा रहा है तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सपोज अगर कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेगा तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस अगर कोई क्रेडिटर जिसे एसेट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और अगर कोई क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है कि वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में वो उस एसेट को लेने के लिए तैयार है तो इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी। ओनली आपको क्या करना है, आपको अमाउंट लिखना है, जितना भी अमाउंट है उसको आपको क्रेडिटर्स में से लेस करना है। यहाँ पे क्रेडिटर इन केस पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो जितना पेमेंट वो एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, ओनली बाय द वे ऑफ डिडक्शन आप शो करेंगे, बट जितना उसका बैलेंस बाकी है उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक क्रेडिटर जिसको 10,000 देना है और वो ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू है 8,000 लेने को तैयार है, तो हम 8,000 को लेस करेंगे 10,000 में एंड जो रिमेनिंग 2,000 है उसको हम कैश में पे करेंगे और उसकी एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कई बार ऐसा होता है क्रेडिटर ऐसा एसेट एक्सेप्ट करता है जिसकी वैल्यू एसेट से जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जितना उसको देना है उस वैल्यू से ज़्यादा। इन दैट केस
जो डिफरेंस होगा वो क्रेडिटर हमें वापस करेगा और उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है जितने भी रियलाइजेशन के वर्क होते हैं, जब बिजनेस को वाइंड अप किया जाता है तो कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं एंड दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो अगर एक्सपेंसेस हुए हैं रियलाइजेशन के प्रोसेस में तो उनके लिए आपको एंट्री पास करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर एग्री करता है कि वो जितने भी डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं उनको पे ऑफ करेगा और उसके लिए एक एग्रीड रेम्यूनरेशन पे वो उन एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए तैयार है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर फर्म कर रही है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर इटसेल्फ, इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी है हमको बुक्स में। अगर पार्टनर एक एग्रीड रेम्यूनरेशन पे काम करने के लिए तैयार है तो रेम्यूनरेशन हम पे कर रहे हैं, अगेन रेम्यूनरेशन इज एन एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं जिनका रिकॉर्ड बुक्स में नहीं है और उनसे भी किसी तरीके की वैल्यू रियलाइज हो रही है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इंक्लूडिंग गुडविल। इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसका रिकॉर्ड बुक्स में नहीं है और उसे पे ऑफ करना है और उसकी एंट्री हम पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया इसका कारण ये है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि जब हमने फर्म को वाइंड अप किया तो इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और जितना भी उनका रेशियो है उसमें रियलाइजेशन के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर लॉस होता है तो यही एंट्री बिल्कुल आप रिवर्स पास कर देंगे, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इंडिविजुअली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको जो लॉस का अमाउंट है उसे ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट जो होते हैं वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व्स। अगर इस तरीके से कोई भी रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो इसके लिए जो हमने एडमिशन में, हमने रिटायरमेंट में, डेथ में जो एंट्रीज पास की थी, यानी कि पिछले चैप्टर्स में जैसे हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे भी इसका ट्रीटमेंट सेम होगा। आप उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करोगे, रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इसको भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे उनके रेशियो में। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसको भी आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में करते थे, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लोन्स। तो लोन के लिए आपको सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो नहीं कर सकते। तो जब लोन है अगर पार्टनर्स के तो उसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल करेंगे। पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल करने के लिए अगर टोटल आपने किया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको मिलता है, इट मीन्स अगर डेबिट टोटल ज़्यादा होता है तो इसका मतलब पार्टनर कैश लेकर आएगा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट टोटल कम आता है, इट मीन्स पार्टनर्स जो है वो कैश लेके जाएगा, उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फाइनली जो आप पेमेंट करेंगे पार्टनर्स को, हमेशा याद रखिए कि वो उतना बैलेंस फर्म के पास अवेलेबल होना चाहिए बैंक और कैश अकाउंट में, तभी जो है आप उसको क्लोज कर सकते हैं। जितना फर्म को पे करना है, अगर पार्टनर्स को पे किया जा रहा है, सो दैट मच कैश मस्ट अवेलेबल इन बैंक एंड कैश अकाउंट। तो आपने देखा किस तरीके से हम रिजोल्यूशन में एंट्रीज पास करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ